नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं केसर। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव आने वाले हैं या कह लें कि चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, बवाल बढ़ता जा रहा है। चुनाव बंगाल में है लेकिन तपिश दिल्ली तक सुनाई दे रही है और ये मामला एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है और जो हलफनामे ईडी ने दायर किए हैं, उसने कह लें कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और जो भी कुछ वहाँ हो रहा है संघीय एजेंसियों के साथ या कह लें पुलिस जो कुछ कर रही है, उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और ममता बनर्जी आरोपों के घेरे में उन पर काफ़ी हमले भी हो रहे हैं। ईडी की ओर से पेश जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने जो हलफनामा दायर किया है, जो जिन बातों का जिक्र किया है या जो खुलासे किए हैं, वो हैरान कर देने वाले हैं और ये बताने के लिए काफ़ी है कि पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों के जैसी स्थिति अब नहीं रही है और एक तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति खत्म हो गई है, यानी कह लें कि कानून का इकबाल ही वहाँ पे खत्म हो गया है। ईडी का कहना है कि वहाँ पे न सिर्फ कानून का राज खत्म हो गया है बल्कि पुलिस एक पार्टी के तौर पे काम कर रही है और ममता बनर्जी बतौर सीएम जिस तरीके से अपने सुरक्षा, जो उनको Z+ की सुरक्षा दी गई है, उस सुरक्षा के इस्तेमाल जिस तरीके से ईडी और तमाम एजेंसियों पर दबाव डालने के लिए, सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए, डिजिटल फुटप्रिंट मिटाने के लिए कर रही हैं, धमकाने के लिए कर रही हैं, वो भी काफ़ी गंभीर हैं और इसी पे सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह के हलफनामे दायर किए गए हैं, तमाम तरह के खुलासे किए गए हैं। ऑल्दो काउंटर एफिडेविट जो है टीएमसी की तरफ से भी दायर किए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कान धर रहा है। लेकिन जो खुलासे हुए हैं उस पर अगर बात करें हम, तो ईडी का साफ तौर पे कहना है कि ममता बनर्जी एक धमकी देने वाले सीएम के तौर पे काम कर रहे हैं और बीते कुछ दिनों से, कुछ महीनों से उनका जो रवैया है वो साफ तौर बताने के लिए काफ़ी है कि वो अपने आप को संविधान और कानून से ऊपर समझती हैं। ममता बनर्जी के अगर ट्रेंड्स को देखें, उनकी पॉलिटिक्स को देखें, तो एक कह लें कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स टाइप की वो लीडर रही हैं, स्ट्रीट पॉलिटिक्स करती रही हैं। उनका एक एग्रेसिव रुख रहा है, चूंकि वो सीपीएम से लड़ करके सत्ता उन्होंने हासिल की है, उनका व्यवहार भी उसी तरीके से हो गया है। इसलिए ऐसा लगता है कि अगर देखेंगे, इवेंट्स को देखते हैं, अगर कनेक्टिंग डॉट्स करते हैं, तो आपको साफ समझ में आता है कि वो अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सत्ता को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसलिए तो आप देखते हैं कि ममता बनर्जी जो कि एक राज्य की सीएम है, राज्य की मुखिया है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, उस राज्य में बार बार दंगे होते हैं, उस राज्य में बार बार कानून व्यवस्था को हाथ में लिया जाता है और एक तरीके से मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति होती है, मॉब जिस तरीके से काम करता है। लेकिन ममता बनर्जी खुद पहुंचती हैं, जो आईपैक है, आईपैक के बारे में कहा जाता है, जिसे प्रशांत किशोर ने एक तरीके से एस्टेब्लिश किया था और उसके को फाउंडर हैं प्रतीक जैन। वो टीएमसी के कामकाज को देखते हैं, लेनी देनी से भी रिलेटेड काम भी करते हैं, साथ ही साथ ये कह ले कथित तौर पर लेनी देनी से रिलेटेड काम करते हैं और साथ ही साथ चुनाव से संबंधित जो कामकाज है टीएमसी का या एडवाइजरी से रिलेटेड जो कामकाज है, वो प्रतीक जैन ही देखते हैं। क्योंकि जनसुराज से जुड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने खुद को अलग कर लिया था कथित तौर पर। ऐसे में प्रतीक जैन नाक आंख कान है ममता बनर्जी, काफ़ी करीब माना जाता है। टीएमसी का कामकाज देखते हैं, एडवाइजरी के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में वहाँ पे जब ईडी गई थी बीते 8 जनवरी को, वहाँ पे छापा चल रहा था, छापा मारने गई थी, कुछ जांच करने गई थी, सबूत इकट्ठा करने गई थी मनी लॉन्ड्रिंग और कोल स्कैम को लेकर के। वहाँ पे ममता बनर्जी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, अपनी सिक्योरिटी के साथ धमकती हैं, पुलिस को लेकर धमकती हैं और ऐसी नौबत आती है कि उन्होंने डेटा तक छीन लेती हैं। हालांकि टीएमसी इनकार कर रही है, ममता बनर्जी इनकार कर रही है, लेकिन ईडी का कहना है कि उन्होंने उन धमकाया और डेटा को एक तरीके से एकत्रित कर लिया, छीन लिया उससे, जिसपे कि एक तरीके से बवाल मच गया था। हमने वीडियो भी देखा था किस तरीके से ममता बनर्जी के हाथ में वो ग्रीन फाइल थी। लेकिन ये एक पहला मामला नहीं था। इसके बाद आप देखते हैं कि कैसे ममता बनर्जी काले कपड़े पहन करके प्रोटेस्ट करने के लिए, चुनाव आयोग के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होने के लिए अपनी सुरक्षा लेकर के दिल्ली आती हैं। यानी कि ममता बनर्जी ये बताना चाह रही थी कि दिल्ली में उनको सुरक्षा नहीं मिलने वाली है, उन्हें दिल्ली की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। ऐसे में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई सीएम, राज्य का सिटिंग सीएम है, कोई नेता दिल्ली आता है जिसको कि Z+ इतना हाई लेवल सिक्योरिटी मिला हुआ है, वो दिल्ली आता है और एक इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि दिल्ली में अराजकता हो, नेशनल कैपिटल में अराजकता हो और एक सीएम को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। जबकि सवाल तो ये उठता है कि जब वहां पे एजेंसियां जाती हैं तो वहां पे किस तरीके से हमले होते हैं और किस तरीके से उनके काम में बाधा डाली जाती है। पुलिस जो ममता बनर्जी के अंतर्गत काम करती है, उस पर आरोप लगते हैं कि पुलिस एक पार्टी के तौर पे काम कर रही है, यानी कि टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही है। जिस राजीव कुमार को ममता बनर्जी ने
भी बनाया हुआ है, उनके खिलाफ एक बार तो 2019 में गिरफ्तारी के वारंट तक जारी कर दिया था सीबीआई ने। गिरफ्तारी के लिए खोज रही थी, भगोड़ा साबित तक हो गए थे। भगोड़ा इस लिहाज से कि वो मिल नहीं रहे थे, उनको कोर्ट में जाकर के अपनी गिरफ्तारी से बचना पड़ा था। इस लेवल तक का एक तरीके मामला है। नारदा स्कैम आपको याद होगा, तमाम ऐसे स्कैम हैं जो जुड़ते रहे और उन पे आरोप था, जो बतौर उन पे आरोप लगते हैं कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, टीएमसी के नेता के तौर पे काम कर रहे हैं। कल जाकर को टीएमसी ज्वाइन करते हैं, नेता बनते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आज जो बतौर एक संवैधानिक पद पे होते हुए जो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो पुलिस कमिश्नर कलकत्ता के होते हुए उन्होंने जो काम किया था, तमाम स्कैम में जो उनके नाम जुड़े थे स्कैम में, उसी का रिवार्ड उनको दिया गया। आज उसी को लौटाने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में माना जाता है राजीव कुमार को, तो वही कुछ कहने की कोशिश कर रही है ईडी। जो खुलासे हुए हैं कि वहां पे ना सिर्फ, अगर बताऊं, अगर मैं आपको स्टोरी या खबर बताऊं आपको, कि ईडी का कहना है कि वहां पे डिजिटली जो लिया गया था उसका भी डेटा छीन लिया गया, डेटा को डिलीट करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ईडी का यह कहना है कि वहां पे एजेंसियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ईडी के साथ ही हो रहा है, कोई भी एजेंसी वहां जाती है तो उसको काम करने में दिक्कत होती है, वहां पे उन पे हमले होते हैं, उनको पुलिस जो है उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करती, उनको अपना सबूत नहीं देती, उनके साथ उनको सुरक्षा नहीं देती। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी ईडी के अधिकारी जाते हैं तो उन पे हमले होते हैं, चुनाव आयोग पे हमले होते हैं, बीएलओ जो है एज ए पार्टी के तौर पर काम करने लगता है। इसलिए आप देखते हैं कि एक ही साथ 7 ईआरओ और जो तमाम बीएलओ हैं उनको उनकी सस्पेंशन की जाती है, उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देना पड़ता है। और ममता बनर्जी को दिल्ली आकर के नाटक ये करना पड़ता है कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, जो पार्टी के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है वहां पे? चुनाव आयोग को साइड रखते हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस वहां पे ना ईडी को ना सीबीआई को, किसी को वहां पे सुरक्षा नहीं देती। बीएसएफ को फेंसिंग के लिए इजाजत नहीं मिलती। इसलिए तो आप देखते हैं कि जब ममता बनर्जी आरोप लगाती है कि फेंसिंग केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है, गृह मंत्रालय जब जाता है कि हमें फेंसिंग करने दी जाए ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोका जा सके, क्योंकि कोरस बॉर्डर है, वहां पे से जो आते हैं, जब तक फेंसिंग नहीं होगी, जमीन नहीं मिलेगी, जमीन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के मातहत आता है, अगर जमीन नहीं दी जाएगी तो कैसे वहां पे काम होगा? और जब वहां पे सीबीआई के जाने की बात आती है तो सीबीआई को आप बैन कर देते हो, क्योंकि आपको जब सीबीआई को किसी राज्य में जाना होता है तो बतौर कानून उसको इजाजत लेनी पड़ती है कि उस राज्य में वो काम कर सकती है, नहीं पुलिस उसको कोऑर्डिनेट करेगी नहीं। जब तक कि राज्य सरकारें उसको जांच करने की, अपने राज्य में एंटर करने की इजाजत नहीं देती, तब तक पुलिस सीबीआई वहां एंटर नहीं हो सकती। इसलिए आप देखते हैं कि झारखंड और टीएमसी यानी कि बंगाल जैसे राज्यों में सीबीआई की जो एंट्री है उसको बैन कर दिया गया। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार को ईडी को ज्यादा पावर देना पड़ा, क्योंकि ऐसे में तो एजेंसियां काम नहीं कर पाएंगी। जो ईडी है वहां जब जाती है मनी लॉन्ड्रिंग या कोल स्कैम से रिलेटेड जांच करने के लिए, तो ममता बनर्जी उसको बचाने पहुंच जाती हैं, धमकी देने पहुंच जाती हैं और दिखावे के लिए दिल्ली आती हैं अपनी सुरक्षा लेकर के कि उनकी जान पे खतरा है, हमला हो जाएगा। वो इस लेवल तक जाती है प्रतीक जैन को बचाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार मुझे लगता है कि अगर मेरी जानकारी सही है तो कोई सिटिंग सीएम जाता है खुद से अपीयर होने के लिए, यह बताने के लिए काफी है कि बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन आप जानते हैं कि संदेश खाली हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे आप तमाम मालदा टाउन हो, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे नियमित तौर पे बांग्लादेश की घुसपैठ के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ वहां पे जिस तरीके से हत्याओं के मामले बढ़ते हैं, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड जो मामले हैं वो आप जानते हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं। हमारे पास हमारे रिपोर्टर ऑन ग्राउंड वहां जाते हैं, जब वहां से रिपोर्ट करते हैं तो काफी भयावह तस्वीर सामने आते हैं। उसी को एक तरीके से जिक्र किया है। आपको बताएं कि जो आईपैक दफ्तर वाला मामला जो था, उस मामले में जांच करने जब गई तो उल्टा एफआईआर दर्ज कर दिया गया, मतलब एक तरीके से ईडी के ऑफिशियल्स पे। ईडी के ऑफिशियल्स को सुप्रीम कोर्ट का रुख लेना पड़ा। ईडी के ऑफिशियल्स की जो एफआईआर जो दर्ज की जानी थी, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो तमाम राज्यों में एक तरीके से समस्या आने वाली है, यह बहुत मामला गंभीर हो सकता है, ये दूसरे राज्यों में भी इसकी नज़ीर पेश की जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जब ममता बनर्जी की पुलिस वहां पे ईडी के ऑफिशियल्स पे आपको एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाता है, सीसीटीवी को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। और कहना यह है ईडी का एफिडेविट के तहत एएसजी ने कहा है कि वहां पे राज्य में सीएम जो है अपनी सुरक्षा जो उनको मिली हुई है उसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं,
अपने ओपोनेंट्स को धमकी देने के लिए कर रही हैं। उनका कहना है, ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि ममता बनर्जी की Z+ सुरक्षा जांच एजेंसियों और गवाहों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या Z+ सुरक्षा किसी व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा के लिए दी जानी चाहिए या किसी को धमकाने के लिए दी जानी चाहिए। यह सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है, नैतिकता का भी उल्लंघन है कि एज सीएम उनको क्या किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग की है ईडी ने कि जिस तरीके से राज्य में कानूनहीनता का माहौल है, वहां पर कानून का राज खत्म हो रहा है, उस पर भी एक तरीके से सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई को वहां जाने की इजाजत दी जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि डीजीपी एक तरीके से पार्टी के तौर पर काम कर रहा है, जिसके कई स्कैम्स में भी कथित तौर पर नाम आए हैं। इस लिहाज से ईडी का कहना है कि पुलिस पे भरोसा नहीं है, स्थानीय पुलिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को वहां जाना होगा। और डिजिटल साक्ष्य और चेन ऑफ कस्टडी का भी सवाल है। ईडी ने कहा कि डिजिटल साक्ष्य जो एकत्रित किए गए थे आईपैक वाले मामले में या कोल स्कैम वाले मामले में, उसके साथ भी छेड़छाड़ हुई है। कानूनी रूप से डिजिटल साक्ष्य की चेन ऑफ कस्टडी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि यह साबित हो जाए कि बैकअप जानबूझकर रोका गया है, स्टोरेज डिवाइस हटाए गए हैं या लॉग फाइल्स डिलीट की गई है, तो अभी अदालत में अभियोजन की विश्वसनीयता पर सीधा असर पड़ सकता है। और ये एक तरीके से संवैधानिक संकट का मामला है। अगर ईडी काम नहीं कर सकती वहां पे, ईडी अगर काम नहीं करने दिया जाएगा तो कैसे दूसरी एजेंसियां जाएंगी? तब तो कोई एजेंसी बचती नहीं। सीबीआई को आपने बैन कर रखा है, ईडी जा नहीं सकती, पुलिस जांच कर नहीं सकती, सीआईडी जो है वो भी आपके अंदर आती है, पुलिस भी आपके अंतर्गत आती है और दूसरे इन्फोर्समेंट एजेंसी तो बचती नहीं है। बीएसएफ को आप फेंसिंग की इजाजत नहीं देते। ऐसा लगता है कि आप जो वोट बैंक है उसको बचाने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। यानी कि बंगाल में ममता बनर्जी खुद को उन पे विपक्ष आरोप लगाता है कि ममता बनर्जी खुद को संविधान से ऊपर समझती हैं और वहां पे संघीय व्यवस्था पे एक तरीके से संकट आ गया है। भारत को जो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब भारत में तमाम ऐसे राज्य हैं और उसका एक संघ बनकर के भारत एज ए देश राष्ट्र बना है जहां पे एक संघीय सरकार है। तो सबको समन्वय के साथ चलना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन के साथ चलना पड़ता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कभी कभार कि बंगाल एज ए देश के तौर पर बिहेव करता है। ममता बनर्जी खुद को कानून से ऊपर समझती है, इसलिए तो वहां पे एजेंसियां जाती हैं तो उनको काम नहीं करने दिया जाता है। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और एफआईआर रोकने के लिए मतलब आदेश देना पड़ता है। और सीबीआई को पहले बैन कर दिया था, अब ईडी को काम नहीं करने दे रहे। चुनाव आयोग के जो दफ्तर पे हमले होते हैं वहां एफआईआर प्रक्रिया नहीं की जानी जाती है। सुप्रीम जो कोर्ट मतलब कह सकते हैं चुनाव आयोग के साथ बैठक होती है तो वहां पे सब कुछ अच्छा जब बाहर आते हैं तो कहते हैं कि हम चलने नहीं देंगे। ये भी मामला, ये भी आरोप लगते हैं टीएमसी के ऊपर। अब से एक तरीके से सीधे तौर पर चुनाव आयोग को धमकी दी जाती है, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यहाँ पे सीईसी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या चुनाव आयोग जो है निर्वाचन आयोग है, वो अपने जो पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग है उसके सीईओ को, उसके कार्यालय को सुरक्षित करने के लिए एक तरीके से आदेश देता है, डीजीपी को पत्र लिखता है, बीएलओ पे एफआईआर के लिए पत्र लिखता है, उसको सस्पेंड करने के लिए पत्र लिखता है, साथ ही साथ एसआईआर प्रक्रिया पर झूठ न फैलाने को पत्र लिखता है। तमाम ऐसे मामले हैं जो कि कह लें कि सिर्फ बंगाल में ही हो रहे हैं। और इसने एक तरीके से सवाल उठाया है कि क्या बंगाल भारत से अलग है? क्या ममता बनर्जी इसको अलग करना चाहती हैं? क्या वो खुद को एज ए सीएम नहीं एज ए दूसरे देश के लीडर के तौर पर प्रस्तुत कर रही हैं? क्योंकि ऐसा ही लगता है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ दिल्ली नहीं पहुंचती। इसलिए क्या कहा जाता है, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ममता बनर्जी सीएम नहीं बतौर राउडी सीएम के तौर पर बिहेव कर रही हैं और कानून का जो इकबाल है वो खत्म हो गया। वरना सुप्रीम कोर्ट को या तमाम एजेंसियों को या कह लें हाई कोर्ट को ये नहीं कहना पड़ता, कलकत्ता हाई कोर्ट को ये नहीं कहना पड़ता कि जो बीजेपी के लीडर्स के जो वहाँ पे कह लें कि जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए, कोई भी चूक ना हो। पुलिस ये सुनिश्चित करे कि उनकी सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। तो ये बताते हैं चेन ऑफ इवेंट्स, या मैंने जो डिफरेंट एंगल से आपको बताने की कोशिश की है कि ममता बनर्जी को चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर आरोप लगाती हैं वो, और क्या ईवीएम पे आरोप लगाती हैं, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग वहाँ काम करता है तो किस तरीके से उन पर हमले होते हैं और उसको एक तरीके से ढकने का काम करता है। कैसे स्ट्रीट पॉलिटिक्स पे मुलव्विस खुद नजर आती हैं, किस तरीके से व्यक्तिगत तौर पे इंटरवीन करके ईडी को काम नहीं करने देती हैं, डेटा के साथ छेड़छाड़ होता है, किस तरीके से उन पर एफआईआर दर्ज करने की कोशिश होती है, सीबीआई को बैन कर दिया जाता है, बीएसएफ को फेंसिंग नहीं करने दी जाती है। और जब बीजेपी का पोस्ट पोल वायलेंस होता है तो उसके लिए भी जब सेंट्रल फोर्सेस वहाँ उतरती हैं तो वहाँ पे उनको काम नहीं करने दिया जाता है। और जब
चुनाव निष्पक्षता की बात आती है तो ऐसा आरोप लगता है कि जो आम बीजेपी के मतदाता हैं या दूसरे दलों के मतदाता हैं उनको धमकी दी जाती है कि एजेंसियां तो अभी चुनाव तक के लिए हैं, लेकिन ममता के पुलिस, ममता के लोग या टीएमसी कार्यकर्ता या कथित गुर्गे हैं वो चुनाव के बाद भी रहेंगे। इस लिहाज से वहां पे चुनाव में एक तरीके से विश्वसनीयता पे सवाल ममता बनर्जी के लोग उठाते हैं। चुनाव आयोग तो अपना काम करके चला जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? प्री पोल वायलेंस होता है, पोस्ट पोल वायलेंस होता है, पंचायत इलेक्शन में किस तरीके से हमले होते हैं, ये सब बताने के लिए काफी है कि बंगाल में एक तरीके से सीरियसली तौर पे कानून व्यवस्था का नहीं, संघीय ढांचे की चुनौती जो है, संघीय ढांचे पे जो खतरा है वो पैदा हो गया। वहां पे सीरियस एक तरीके से कह लें कि एजेंसियां सीरियस टेररिज्म के तौर पे मतलब उनको टेरराइज किया जा रहा है। जो ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि सरकारें उसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो ईडी का कहना है एफिडेविट दाखिल करके कि उन्हें एक तरीके से टेरराइज किया जा रहा है। आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? और जो भी आपकी राय है, एनएमएफ न्यूज़ का जो कमेंट बॉक्स है वो खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।